कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था कि पिछले 92 वर्षों से लोगों को हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाने वाली गीता प्रेस क्यों बंद हो गई। हमारी इस खबर का बहुत व्यापक असर हुआ। जी न्यूज ने गीता प्रेस को बचाने की मुहिम चलाई है, जिसे देश भर से भारी समर्थन मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम गीता प्रेस की ही तरह लोगों की जिंदगी से बाहर होती जा रही संस्कृत भाषा को बचाने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश की शुरुआत में ही हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के मुताबिक आज से लेकर कल तक हमारे देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। क्या आप ये जानते हैं कि संस्कृत दिवस हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में ये सप्ताह संस्कृत सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये बातें पता नहीं होंगी। पता होंगी भी कैसे, क्योंकि जिस भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन भारत का जन्म हुआ, जिस देश में, उसी भारत की धरती पर संस्कृत बोलने वाले लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। वैसे तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको आज बताना चाहते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 14,135 थी। जी हां, सिर्फ 14,135 लोग संस्कृत बोलते थे 2001 में। जरा सोचिए कि 127 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 14,000 लोग ही संस्कृत बोल रहे हैं। इन आंकड़ों को आधार मानकर हमने भारत में संस्कृत भाषा के वर्तमान हालात का एक रियलिटी चेक किया है, जिसे देखने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हमारे देश में संस्कृत भाषा को नई पहचान दिलवाने की कितनी सख्त जरूरत है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। संस्कृत यानी सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत यानी संस्कृति। संस्कृत जो संदेश देती है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। संस्कृत जो हर किसी को जोड़ने की बात करती है। न जाने क्यों आज ये देश उस संस्कृत से जुड़ नहीं पा रहा। घने जंगलों के बीच बने इस आश्रम से आज हम आपको संस्कृत की गौरवशाली गाथा भी दिखाएंगे, और साथ ही आज जो बदहाली है उसकी तस्वीर भी। गंगा किनारे घने जंगल के बीच बना ये गुरुकुल संस्कृत और संस्कृति के साथ खुद को बचाए रखने की जंग लड़ रहा है। तो जो लोग संस्कृत पढ़ा रहे हैं या जो संस्कृत के विद्यालय हैं, उनकी हालत तो अच्छी नहीं है। वो केवल सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का ध्यान न दिया जाना, सुविधाओं का अभाव, जैसे उधर मिड डे मील भी है, पुस्तकों का वितरण भी किया जाता है, ड्रेस भी दी जाती है, जबकि संस्कृत वालों को ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। संस्कृत केवल सरकार की उदासीनता का ये परिणाम है कि संस्कृत आज इस स्तर पर है। दुनिया को हजारों साल पहले विज्ञान और चिकित्सा का खजाना देने वाली संस्कृत भाषा आज क्यों अंग्रेजी और हिंदी से पीछे है, ये जानने के लिए बनारस और हरिद्वार की जगह हमने छोटे शहरों का रुख किया। हर साल संस्कृत को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन इसका कितना फायदा हो रहा है, यह आपको बुलंदशहर के भिक्षानंद संस्कृत विद्यालय पहुंचकर समझ में आ जाएगा। यहाँ की छत से पैसा तो नहीं, लेकिन बरसात का पानी जरूर बरसता है। सरकार की संस्कृत को बढ़ावा देने की योजनाओं के बीच गिनती के 4 छात्र इस खंडर में खुद को और संस्कृत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संस्कृत के विद्वान इस हालात में रह करके बन सकते हैं, जहां बैठने के लिए जगह नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें भी आपकी बहुत ज्यादा हमें दिख नहीं रही हैं। तो ऐसी स्थिति में और जहाँ आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता है। एक पलंग है, उस पर कितने लोग सोते हैं? एक पे एक सोएगा तो बाकी कहाँ सोएंगे? एक ही तो पलंग है पूरे कमरे में। जब विद्या ग्रहण करने के लिए तो जी ज्यादा बिस्तर अच्छा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हम विद्या ग्रहण करने के उससे आए हैं, हम इस विद्यालय में हमें विद्या ग्रहण करनी है जी, हमें सोने नहीं आए। चलिए
अब जरा इस स्कूल को भी देखिए। कहने के लिए ये संस्कृत पाठशाला है। जिस जगह खड़े वो एक बहुत मशहूर गुरुकुल हुआ करता था। देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ा करते थे। अब आज की स्थिति आप ये देखिए कि इस स्कूल का नाम तो अभी भी यही है। स्कूल का नाम है सोहनलाल श्यामा देवी संस्कृत पाठशाला, लेकिन संस्कृत अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और बाकी सारे विषय जैसे कि बाकी हम देश में देखते चल रहे हैं वो ऊपर पहुंच गए हैं। नित्य कलिदंत परदेन स्वाधान। तो इसका हिंदी मतलब बताइए हमको क्या है? अभिभावक गण, हर एक कोई छात्र मैथ और साइंस को सबसे पहले पढ़ना चाहता है, इंग्लिश को पढ़ना चाहता है। संस्कृत के लिए फिर तीसरे या चौथे स्थान पर हम चले जाते हैं। ये जवाब ही सवाल खड़े करता है कि क्या संस्कृत आधुनिक समाज की भाषा नहीं है? क्या संस्कृत विज्ञान की भाषा नहीं है? संस्कृत पढ़ने से क्या होगा जी? संस्कृत कर्मकांड कर लेगा आदमी। संस्कृत करने से क्या होगा जी? व्यक्ति प्रवचन कर लेगा। तो हमने सिर्फ संस्कृत को रिचुअल की भाषा तो बनाए, पर संस्कृत ज्ञान विज्ञान उसमें कितना है उस पर हमने विचार नहीं किया। अलग अलग रिसर्च कहते हैं कि संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, जिसकी वजह से संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कारगर है। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है और याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है। संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अगर संस्कृत हमारे दिमाग के लिए, शरीर के लिए और यहाँ तक कि विज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर इतनी पीछे क्यों है? ये समझने के लिए हम संस्कृत भाषा के महत्व और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में हो रहे एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंच गए। यहाँ संस्कृत के महत्व को अंग्रेजी में समझाया जा रहा था। Recently, several experiments by cognitive and neuroscientists have documented the unique ways in which our brains respond to the sounds of Sanskritam as opposed to other modern languages. संस्कृत को समझाने के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़े इसे मजाक की तरह मत देखिए। हकीकत यह है कि इस कार्यक्रम में जब यहाँ से संस्कृत बोली जा रही थी तो हमारे सर के ऊपर से भी जा रही थी। हमारा मकसद असल में एक सवाल इस बात को लेकर उठाने का है कि आखिर जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो संस्कृत को चलाने की कोशिश में लगे हैं, अगर वो संस्कृत को सहज और सरल तरीके से नीचे की तरफ लेकर आए तो शायद संस्कृत को समझना और समझाना दोनों बहुत आसान हो जाए। हमें थोड़ा डर लगने लगा। हमारे मन में सवाल उठा कि क्या संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का जिम्मा वाकई सही हाथों में है? जापानियों को जापानी भाषा में बात करने में शर्म नहीं महसूस होती, रूस वालों को रूसी भाषा में, स्पेन वालों को स्पेनिश भाषा में बात करने में शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन हम लोग अपनी भाषाओं में और खास तौर पर संस्कृत जिस भाषा को हम जननी भाषा के रूप में जानते हैं, उस भाषा में बात करने में हम शायद या तो कहीं उसे धर्म से जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृत को लेकर हर जगह सिर्फ नाउमीदी है। डॉक्टर जयंत कुमार ने अमेरिका में रहकर जो भी कमाया सब कुछ देश में संस्कृत संस्थान बनाने के लिए दे दिया। संस्कृत थे, मेरा पेट के लिए था, अमेरिका ले गया, पैसा कमाया, हमारा हर जीवन का सब जो संचय मिला 46 करोड़ रुपीस मैं दे दिया। इस देश की मीडिया ने संस्कृत को लेकर ऐसा कौन सा काम किया है कि संस्कृत बहुत आगे बढ़ सके? बलदेवानंद सागर जी हमको मिल गए, मीडिया में आकाशवाणी में 41 साल से उन्होंने संस्कृत में समाचार पढ़े, दूरदर्शन पर भी आपने समाचार पढ़े। चलिए कम से कम एक व्यक्ति तो मिले जो हमारे कम से कम कह सकते हैं कि मीडिया में है और संस्कृत के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगर मैं ध्वनि की बात कहूँ राहुल जी, तो एनालॉग और एकॉस्टिक साउंड, उसके बाद अब अल्ट्रासाउंड, डिजिटल साउंड, ये जो ध्वनियों का प्रकार है वो संस्कृत में ऑलरेडी मतलब हमारे यहाँ वाक्यपदियम और दूसरे ग्रंथों में दिया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि संस्कृत के इस वैज्ञानिक महत्व को समझने और समझाने वालों की बेहद कमी है, जिसकी वजह से संस्कृत भाषा आज अपनी ही जन्मभूमि यानी भारत में हाशिए पर खड़ी है। 2500 वर्ष से भी पहले जब महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की होगी, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में संस्कृत भाषा इतने बुरे दौर से गुजरेगी। हालांकि आज भी अगर भारतीय समाज ये ठान ले कि संस्कृत भाषा को उसका उचित सम्मान दिलवाया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत
संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ स्थान दोबारा हासिल करने से रोक नहीं सकती। संस्कृत भाषा को दोबारा से जन जन की भाषा बनाने के लिए भारत इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। इजराइल ने क्या किया, अब ये देखिए। हिब्रू इजराइल की राष्ट्रभाषा है, लेकिन 1947 में जब इजराइल का उदय हुआ तब वहां हिब्रू बोलने वाले गिने चुने लोग ही बचे थे। यानी कि इजराइल में उस वक्त हिब्रू भाषा की वैसी ही हालत थी जैसी आज भारत में संस्कृत की है। लेकिन फिर हिब्रू भाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1953 में इजराइल सरकार ने हिब्रू भाषा एकेडमी की स्थापना की, अकादमी बना दी। इजराइल सरकार की नीतियों और लोगों के लगाव ने हिब्रू भाषा को इजराइल की राष्ट्रभाषा, राजभाषा भी बना दिया। इजराइल के सभी स्कूल कॉलेजों में हिब्रू भाषा पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया। जैसा हमने आपको बताया, इसे राजभाषा भी बना दिया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अभी सरकारी कार्यालयों में हिब्रू भाषा में ही कामकाज होता है। तेल अवीव के सभी हाई स्कूलों में हिब्रू भाषा में ही पढ़ाई होती है। यहाँ तक कि विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र और बाकी विषयों की पढ़ाई भी हिब्रू भाषा में ही वहां पर करवाई जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इजराइल को बने लगभग उतना ही समय बीता है जितना कि भारत को आजाद हुए, लेकिन इजराइल के लोगों ने अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और राजनीति जैसे जीवन के हर क्षेत्र में हिब्रू का ही इस्तेमाल किया। ये इस बात का सबूत है कि अगर भारत के लोग भी संस्कृत भाषा के प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखते हैं तो संस्कृत को भी मृत्युशैया से उठाकर नया जीवन दिया जा सकता है। और ऐसा तभी होगा जब हम किसी न किसी रूप में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल का संकल्प लेंगे। संस्कृत भाषा का देश में प्रचार प्रसार करने के लिए भारत इजराइल से सबक ले सकता है, और अगर दुनिया में भारत को संस्कृत भाषा का प्रसार करना है तो हमें चीन से भी सीख लेनी चाहिए। अब देखिए चीन ने क्या किया। चीन की आधिकारिक भाषा मैंडरिन है। अपनी भाषा को विश्व स्तर की भाषा बनाने के लिए चीन पूरी दुनिया में मैंडरिन की पढ़ाई उपलब्ध करवाने में जुट गया है। वर्ष 2005 के बाद से अब तक चीन दुनिया के 94 देशों में 300 से ज्यादा मैंडरिन इंस्टीट्यूट खोल चुका है ताकि दुनिया मैंडरिन भाषा सीख सके। इन मैंडरिन इंस्टीट्यूट्स में 2,30,000 से ज्यादा विदेशी मैंडरिन भाषा सीख रहे हैं। चीन की योजना है कि वो वर्ष 2020 तक दुनिया भर में 1,000 से ज्यादा मैंडरिन भाषा के इंस्टीट्यूट्स खोलेगा। इसके लिए चीन हर वर्ष मैंडरिन के 5,000 शिक्षक दूसरे देशों में भेजता है। इसके अलावा दुनिया के 109 देशों के 3,000 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में मैंडरिन भाषा के कोर्स उपलब्ध हैं। अमेरिका में बोली जाने वाली विदेशी भाषाओं में स्पेनिश के बाद मैंडरिन नंबर 2 पर आती है। वैसे आपको विदेशों में संस्कृत भाषा की स्थिति के बारे में भी आज बता देते हैं। दुनिया भर के 40 देशों के 254 विश्वविद्यालयों में इस वक्त संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। दुनिया के 17 से ज्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। भारत के बाद जर्मनी में ही संस्कृत के सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। जर्मनी के 14 बड़े विश्वविद्यालयों में संस्कृत के कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 34 देशों के 254 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी भी संस्कृत को देश विदेश में बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ तो कर रही है। जनवरी 2014 में सरकार ने संस्कृत कमीशन का गठन किया। संस्कृत कमीशन का काम संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है, जिसके लिए संस्कृत कमीशन स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में संस्कृत भाषा को शामिल करवाने की नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। वैसे अगर आप भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे पास आपके लिए संस्कृत भाषा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं जो आज आपको जाननी चाहिए। भारत में 13 सरकारी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना अभी बाकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी देश में 21 आदर्श संस्कृत विश्वविद्यालय चलाता है। वर्ष 2012 और 13 के दौरान इन संस्कृत विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 1,94,220 थी, जिनमें से 1,425 छात्र संस्कृत पर शोध कार्य भी कर रहे थे। स्कूल में होने वाली शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्रों को संस्कृत भाषा हिंदी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों के CBSE कोर्स में
संस्कृत भाषा वैकल्पिक विषय है, यानी देश में संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने के विकल्प कम नहीं है। अगर कमी है तो समाज की उस सोच में जिसमें संस्कृत का फिलहाल कोई स्थान नहीं दिखता। लेकिन अगर संस्कृत को खोया हुआ सम्मान दिलवाना है तो संस्कृत को अपनाना भी होगा और अपनी दिनचर्या में इस भाषा को शामिल भी करना होगा। और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। कहते हैं कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि सफल करियर के लिए वो जिस देश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस दिशा में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही सही रास्ता है भी या नहीं। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक निडर और निर्भीक मार्गदर्शक हैं, जो ऐसे विषयों पर अपनी अनमोल राय समय समय पर आपको देते रहे हैं। इस बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो पुणे की एम्बी वैली में होगा, जहां डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने अनुभव से सैकड़ों छात्रों को सफलता पाने के लिए 10 जरूरी मंत्र बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष चंद्रा ये भी बताएंगे कि सफलता हासिल करने के लिए धैर्य रखने की कितनी जरूरत होती है और असफलताओं से सीखकर कैसे सफलता की सीढ़ियों पर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। यकीन मानिए, आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। Is total success actually ever achievable? Because a person's ambitions should always be changing as they grow older. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. To be successful, do you always have to be true to yourself and be honest in your working? Honesty definitely brings you a success which you will enjoy. Being dishonest may get you success, but you will not be able to enjoy that success. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आखिर में आज का इतिहास। 1349 में आज ही के दिन जर्मनी के शहर माइंस में 6000 यहूदी लोग मार डाले गए थे, क्योंकि उन पर प्लेग फैलाने का आरोप लगा था। 1963 में आज ही के दिन वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर 2 लाख लोगों के सामने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 20वीं सदी का सबसे मशहूर भाषण दिया था, जिसका शीर्षक था आई हैव अ ड्रीम। इस भाषण में अमेरिका में रंग भेद को मिटाकर एक स्वस्थ समाज बनाने का आह्वान किया गया था। 1898 में आज ही के दिन कैलब ब्रैडहम ने सॉफ्ट ड्रिंक्स का आविष्कार किया था, जो कि एक फार्मासिस्ट थे। उन्होंने कार्बोनेटेड वाटर, चीनी, पेप्सिन और कोला नट एक्सट्रैक्ट को मिलाकर एक बेहतर पाचन के लिए पेप्सिन कोला ड्रिंक बनाया था। यानी उस जमाने में इसका आविष्कार पाचन की एक दवा के तौर पर किया गया था और बाद में लोग इसे कोल्ड ड्रिंक की तरह पीने लगे। 1896 में आज ही के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर और लेखक फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। अपनी युवा अवस्था में इंडियन सिविल सर्विस को छोड़कर फिराक गोरखपुरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया था, जिसके बाद फिराक गोरखपुरी जेल भी गई। उनकी रचना गुले नगमा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1928 में आज ही के दिन मशहूर सितार वादक उस्ताद विलायत खान का जन्म हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में पहली बार उस्ताद विलायत खान के सितार वादन की रिकॉर्डिंग हुई थी। उस्ताद विलायत खान को पंडित रविशंकर और अली अकबर खान के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में पहचान दिलाने के लिए याद किया जाता रहा है। सांझ सारावली, कलावंती और राग मांड भैरव उस्ताद विलायत खान की ही देन है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है, इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।